ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के विषय में। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं अपने एमआरआई की रिपोर्ट्स या फिर अपने एक्सरे की रिपोर्ट, जिसमें लिखा रहता है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या एंटीरियर लिस्थेसिस L4/L5 या L5/S1। और दोस्तों, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि यदि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, यदि एंटीरियोलिस्थेसिस है, ऐसे कंडीशन में कैसे हम डिसाइड करें कि यह केस फिजियोथेरेपी से मैनेज होगा, कैसे ये डिसाइड करें कि ये केस सर्जिकल मैनेजमेंट से मैनेज होगा। दोस्तों, इसमें कौन सा एक्सरे कराएं जिससे कि ये पता कर सके कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, फ्लेक्शन टाइप की एक्सरसाइज करनी है या एक्सटेंशन टाइप की एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें किस तरह का सिम्टम आता है, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता क्या है। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की यदि बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारी वर्टिब्रा होती है, ये आगे को स्लिप कर जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। बेसिकली ज्यादातर केसेस जो देखने को मिलते हैं, उसमें जो हमारी डिस्क होती है वो बल्ज होके बाहर आ जाती है या हर्निएट होके बाहर आ जाती है। उसके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जो डिस्क के ऊपर वर्टिब्रा और नीचे वर्टिब्रा होती है, तो ये जो वर्टिब्रा ही आगे को स्लिप कर जाती है, तो इसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं या एंटीरियोलिस्थेसिस बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जब ये आगे को स्लिप करता है तो नुकसान क्या होता है। जब वो आगे को जा रहा होता है, बोन आगे को स्लिप कर रही होती है, तो जो हमारा कैनाल होता है, उस कैनाल से हमारे स्पाइनल कार्ड जा रहे हैं वो कंप्रेस होने लगता है। या फिर जो हमारे फेसिड ज्वाइंट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे ये दो ज्वाइंट है जिसकी वजह से ये लॉक होता है। हर वर्टिब्रा में दो नीचे ज्वाइंट है और दो ऊपर ज्वाइंट है, ये हमारे फेसिड ज्वाइंट बोलते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर ज्वाइंट ये स्टक कर जाते हैं। और कई बार दोस्तों, जब वो आगे की तरफ मूव करने लगता है ग्रेड 2 में, तो पार्ट्स डेफिसिट बोलते हैं, पार्ट्स डिफेक्ट्स बोलते हैं, जिसमें कि वो यहां से आप जो देख रहे हैं, यहां से ये ब्रेक हो जाता है और ये आगे की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम है कितना। तो इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए एक ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में डिवाइड किया गया है। और बहुत ही सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है, जो कि आपको समझ में आ जाए। यदि 25% से कम स्लिपेज है तो हम ग्रेड 1 बोलेंगे। यदि 26% से 50% के बीच में स्लिपेज है तो हम इसको ग्रेड 2 बोलेंगे। यदि 51% से लेके 75% तक है तो हम ग्रेड 3 बोलेंगे। और यदि 76% से लेके 100% के है तो हम इसको ग्रेड 4 बोलेंगे। और यदि दोस्तों ये 100% से और आगे चला जाता है तो इसको हम पटोसिस बोलते हैं कि ये पूरी उससे आगे हो गई है। दोस्तों, इस ग्रेडिंग के बिहेव पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम लो ग्रेड में डालते हैं और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हम हाई ग्रेड में डालते हैं। तो दोस्तों, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में यदि मैं ग्रेडिंग के हिसाब से बताऊं तो हम फिजियोथेरेपी या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से मैनेज कर लेते हैं। और यदि हाई ग्रेड है यानी कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4, तो ऐसे कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए क्लाइंट को बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, कुछ सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि सिम्टम के बिहेव पे भी हम लोग बात करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट होगा या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा। तो दोस्तों, इसमें सिम्टम्स की यदि मैं बात करूं तो सिम्टम में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि जब पेशेंट खड़ा होता है, जब वर्टिब्रा पे लोड आता है तो वर्टिब्रा आगे को स्लिप करने लगती है। ऐसे कंडीशन में उनके पैरों में दर्द होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। लेटर स्टेज में टिंगलिंग सेंसेशन या न्यूरोक्लाउडिकेशन होने लगता है। न्यूरोक्लाउडिकेशन का मतलब ये हुआ कि पैरों में यदि आप खड़े हैं ज्यादा देर तक या ज्यादा देर तक चल रहे हैं और दर्द हो रहा है, आप नहीं रुक रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस सब पूरे एब्डोमेन के नीचे पैरों में
टिंगलिंग सेंसेशन या झंझनाहट आने लगती है। कई बार तो दोस्तों लेटर स्टेज में पैरों में पावर कम होने लगता है, आदमी एड़ी के बल नहीं चल पाता है, पंजे का बल नहीं चल पाता है। लेकिन यदि बेसिक सिम्टम की बात करें जो अर्लियर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में देखने को मिलता है, उसमें कमर में दर्द होना, ग्लूट्स में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, चलने में, ज्यादा चलने में उनको दर्द होना, बैठ जाने पे, लेट जाने पे आराम मिल जाना। इसके अलावा जो कमर में लॉर्डोसिस है दोस्तों, ये बढ़ जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, देखने में लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा हेमस्ट्रिंग मसल है उसमें टाइटनेस आने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम जो कि बहुत कॉमनली, कई बार तो स्लिप डिस्क की तरह भी ये सिम्टम्स मिलने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हम लोग एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो कैसे हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर केसेस में पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम एक्सरे के लिए भेजते हैं, और एमआरआई से ज्यादा अच्छा एग्जामिनेशन दोस्तों लिस्थेसिस के लिए हमें एक्सरे में मिलता है। एमआरआई में हम तब प्रीफर करते हैं जब हमें स्पाइनल कार्ड के कंप्रेशन को देखना हो या सॉफ्ट टिश्यूज को देखना हो। ऐसे कंडीशन में हम एमआरआई भी कराते हैं, बट ज्यादातर केसेस में हम पेशेंट को स्टैंडिंग में बोलते हैं कि आप एक्सरे कराइए स्टैंडिंग में स्पाइन का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जब वो आगे की तरफ झुक रहे हैं तो उनकी वर्टिब्रा फ्लैक्शन में कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है, और जब एक्सटेंशन में पीछे की तरफ झुक रहे हैं वजन के साथ, क्योंकि खड़ा होकर हम एक्सरे कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि वजन के साथ आगे झुकने में कितना डिस्प्लेस हो रहा है और पीछे झुकने में कितना डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है उस एक्सरसाइज को हम नहीं करते हैं, और जिधर कम डिस्प्लेस होता है तो उस तरफ की एक्सरसाइजेस को हम डिजाइन करते हैं। इसमें यदि मैं बताऊं कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आगे नहीं झुकना चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए, कोई भी झटका वाला काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर तक एक पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, और बीच बीच में अपना पोस्चर बदलना चाहिए, और अपने नियर बाई किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल करके इसके विषय में आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए, सेल्फ डिजाइन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि ये किन में कॉमनली देखा जाता है। तो दोस्तों इसमें तीन चीजें, या तो एथलीट में ड्यूरिंग एक्टिविटी ट्रॉमा होने की वजह से या हाई इंपैक्ट की वजह से स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाता है, या फिर कई लोगों में जेनेटिक भी होता है। कुछ बच्चों में 5 से 10% बच्चों में भी देखा जाता है कि एडल्ट में और चाइल्डहुड में इस तरह के सिम्टम जेनेटिक भी देखने को मिलते हैं कई जगह। और इसके अलावा दोस्तों सबसे यदि कॉमन की मैं बात करूं तो वो है डिजनरेटिव, जो एक एज के साथ बहुत सारे लोगों में दिखता है। और कई बार तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि उनका ग्रेड 1 का स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है लेकिन उनको कोई पेन नहीं होता है, कोई सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। तो कई बार तो हम बोलते हैं कि ग्रेड 1 जो है ना एजिंग के साथ भी देखने को मिलता है यदि सिम्टम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ग्रेड 1 हो तो हर बार सिम्टम मिले ही, लेकिन ज्यादातर केसेस में जब हम वेट बियरिंग के साथ करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ कितना डिस्प्लेस हो रहा है। दोस्तों यदि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की टाइप की बात करूं तो एक कॉन्जेनाइटल होता है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। सेकेंड की यदि मैं बात करूं तो इस्थमिक होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें पार्स डिफेक्ट जो है ना बहुत ही कॉमन होता है, जिसमें हमारी बोन में लाइसिस हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, और ये कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यदि बहुत ही कॉमन की बात करूं तो डिजनरेटिव हमारा बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। यदि दोस्तों मैं लेस की बात करूं तो ट्रॉमेटिक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है जो कि कम देखने को मिलती है, लेकिन इसके भी इंजरी की वजह से बहुत सारे केसेस मिलती है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ट्रॉमेटिक में लिखते हैं, या फॉल की वजह से हो गया। इसके अलावा पैथोलॉजिकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होती है दोस्तों, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या फिर ट्यूमर की वजह से या और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो अदर पैथोलॉजी की वजह से, अलग अदर प्रॉब्लम की वजह से ये देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ पोस्ट सर्जिकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी मिलती है कि स्पाइन में सर्जरी किसी और चीज की हुई और उसकी वजह से स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाती है। तो ये सब लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो आप इसको देखें, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।